हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 84। अब आगे। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच को झटका दिया और वो बोली, वैसे भी मुझे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यह इंसान मेरे लायक डिजर्व ही नहीं करता। ये सब सोचते हुए रश्मि भी अब अपने कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से आकाश ने अस्पताल में उसकी बेइज्जती की थी, यह बात वह अभी तक भूली नहीं थी, जो कि उसकी ईगो पर लगी थी। वेल, आस्था अरमान से गुस्सा होने के बाद जाकर कमरे में सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला था। डॉक्टर रश्मि भी उसके पास आई थी और आस्था को प्यार से सोता हुआ देखकर उसके पास बैठी थी और सोचने लगी, ना जाने इस बेचारी की जिंदगी भी क्या है। एक मेरा प्यार है जो मेरे पास होकर भी उसे मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है, और इस बेचारी की शादी भी एक देविल हुई जो इसका कभी हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए रश्मि को आस्था के लिए बुरा लग रहा था। अगली सुबह वेल, वही आस्था का लगाया हुआ मरहम काफी ज्यादा काम कर गया था और अरमान के हाथों में अब काफी ज्यादा आराम भी था। वह वाकई हैरान भी था कि इस लड़की ने वाकई कितना अच्छा कमाल का मरहम बनाया था कि उसे काफी हद तक आराम मिला था। वेल, अब अरमान को समझ में नहीं आ रहा था कि आस्था को एक बार फिर कैसे बोले कि वह उसके लिए एक बार फिर मरहम बना दे, क्योंकि अरमान जल्द से जल्द ठीक होकर अपने ऑफिस ज्वाइन करना चाहता था। बिना वक्त किए उसे बेचैनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसे काम करने की काफी ज्यादा इच्छा हो रही थी। क्योंकि घर पर आकाश, दादाजी और आहान और ध्रुव, जो कि बहाने से अरमान को कोई भी काम नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि अरमान का हाथ जितना ज्यादा आराम करेगा उतना जल्दी अरमान ठीक होगा। अरमान ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आस्था ने खुद को संभाल लिया था और एक बार फिर वह मरहम बनाकर अरमान के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब अरमान हैरानी से उसकी ओर देख रहा था और मन में सोचने लगा कि इस लड़की को कैसे पता चला कि मैं इसे यही बोलना चाहता हूँ कि यह मेरे लिए एक बार और इस तरह का मरहम बनाकर रेडी कर दे, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। तभी आस्था वहां आई और बिना अरमान की ओर देखे बोली, वह हमें आपको एक बार फिर ये मलहम लगाना है, उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जख्म पूरी तरह से भर जाएगा। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान चुपचाप एक तरफ बैठ गया था, क्योंकि वह तो खुद ही चाहता था कि आस्था उसे मरहम लगा दे। वेल, अब आस्था ने हल्के हाथों से एक बार फिर अरमान की पट्टी को खोलना शुरू किया और उसने अच्छे से क्लीन करके उसे मरहम लगाना शुरू कर दिया था। इस बीच आस्था ने एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा था। वही अरमान की नजरें उस वक्त आस्था पर ही थी। आस्था किस तरह से उसकी चोट पर से पट्टी हटा रही थी और उसकी चोट देखकर अपनी आंखें बंद कर रही थी और जख्म थोड़ा डरते डरते वह बड़े ही आराम से क्लीन कर रही थी, ताकि अरमान को दर्द ना हो। अरमान को ये देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर तक वह इस तरह से आस्था देखता रहा। तब तक आस्था ने जल्दी ही अरमान को मरहम लगाने के बाद पट्टी कर दी थी और बोली, जितना हो सके आप इस वाले हाथ को 4 घंटे तक पानी से भिगोने से बचाए, क्योंकि अगर पानी में भीग जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान ने कहा, लेकिन मुझे नहाना है। अब आस्था हैरान हो गई, फिर बोली, लेकिन आप 4 से 5 घंटे बाद भी तो नहा सकते हैं ना। तब अरमान बोला, मुझे ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो। तुम्हें मैंने कहा ना, मुझे अभी और इसी वक्त नहाना है, तो मतलब नहाना है। तुम एक काम करो, मेरे साथ बाथरूम में चलो और मेरी नहलाने में मदद करो। अब जैसे ही अरमान ने अचानक से यह कहा, आस्था की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। अब आस्था को समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। वह केवल खाली खाली आंखों से अरमान की ओर देख रही थी। तभी अरमान बोला, मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी केयरटेकर हो और तुम्हारी जिंदगी पर मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। जो कुछ मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वो करना ही होगा। अब आस्था अपना मन मार कर रह गई थी और सोचने लगी कि अब हम क्या करें उनके साथ। क्या वाकई हम बाथरूम में जाएं? नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला हम बाथरूम में इनके साथ कैसे जा सकते हैं? अभी आस्था अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कोई आइडिया सोच रही थी कि तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और डेंजरस टोन बोला, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है?
मैंने बोला ना चलो मेरे साथ। तब आस्था ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, हमने कहा ना, हम भला आपके साथ बाथरूम में कैसे जा सकते हैं? क्या आपको हमारे सामने नहाने में शर्म नहीं आएगी? अब जैसे ही आस्था ने मासूमियत से यह कहा, अचानक अरमान उठा था और अपना हाथ तुरंत उसने आस्था की कमर पर लगा दिया था और उसकी ओर देखकर बोला, अभी पता चल जाएगा शर्म किसे आएगी। ऐसा कहकर उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ा था और उसे बाथरूम में ले आया था। अब तो आस्था पूरी तरह से सकपका गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अरमान को क्या बोले। वह केवल अपना सर झुकाकर खड़ी हुई थी और अरमान बाथरूम में जाकर आस्था से बोला, अब यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? नहलाओ मुझे, बॉडी वॉश लगाओ और मुझे नहलाओ, और याद रखना मेरे हाथ पर जो तुमने ये मरहम लगाया है ये भीगना नहीं चाहिए। अब आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, उसे समझ नहीं आया कि वह करे तो करे क्या, क्योंकि अरमान की इस तरह की हालत देखने के बाद और अरमान को ऊपर से न्यूड देखने के बाद आस्था काफी हद तक शर्म महसूस कर रही थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वह अरमान को कह रही थी कि क्या अगर तुम हमारे सामने नहाओगे क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी, लेकिन अब तो खुद उसका शर्म के मारे बुरा हाल था। वही अरमान कनखियों से बार बार आस्था की ओर ही देख रहा था और साथ तिरछा मुस्कुरा रहा था। आस्था का इस तरह से शर्माना और शर्म की वजह से आस्था के गाल जो टमाटर की तरह लाल हो गए थे, ये देखना अरमान को काफी अच्छा लग रहा था। तब अचानक अरमान ने देखा कि उसने जो आस्था को किस किया था वह काफी हद तक अब ठीक हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने शायद मेकअप की वजह से उन निशानों को भी छुपा लिया था और उसके होंठ अब हल्के फुले हुए थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक अरमान की नजर आस्था के उसे गाल पर गई थी जहां अरमान ने उसे पिच किया था। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? हाँ, कहीं चोट लगी है क्या तुम्हें? अरमान जानबूझकर आस्था से ये पूछना चाहता था कि इस चोट के बारे में आस्था क्या राय रखती है। हालांकि उसे तो पता ही था कि यह चोट अरमान ने ही उसे दी थी। अब अरमान के इस तरह से सवाल करने पर आस्था, जो कि अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी, उसने एक पल को अरमान की ओर देखा और अगले ही पल अपने चिकन गाल पर हाथ रखकर बोली, पता नहीं हम क्या बताएं आपको, आपके इस मेंशन में न मच्छर बहुत है, जरूर हमें किसी न किसी मच्छर ने काट लिया होगा। अब जैसे ही आस्था ने भोली सी सूरत बनाकर ये कहा, अरमान का गुस्सा बढ़ गया था। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि आस्था उसी के सामने खड़ी होकर उसे मच्छर बुला रही है। तब अचानक अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपनी ओर खींचा था। आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाए और वह अरमान के समेत उसे वक्त बाथरूम के ही फर्श पर दोनों गिर चुके थे। आस्था अरमान के ऊपर थी, अरमान का एक हाथ आस्था की कमर में था। आस्था के बाल अरमान के चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे और अरमान खोया खोया सा उस वक्त आस्था को देखे जा रहा था। दोनों की सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा क्लोजनेस की थी और आस्था की तो दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। उसका दिमाग एकदम से फ्रिज जैसा हो गया था। अब अरमान के ऊपर ऐसे लेटने पर आस्था ने अपनी आंखों को जोरों से बंद किया था और मन ही मन में बोली, हे कान्हा जी, ये हमसे क्या हो गया? हम ऐसे कैसे गिर सकते हैं? क्या हम सही से खड़े भी नहीं हो सकते हैं? लेकिन इन्होंने ही तो हमें गिराया है और अब ये फिर से हमें बोलना शुरू कर देंगे कि हम इन पर जबरदस्ती हावी हो रहे हैं या उनके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचते हुए आस्था जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन जैसे ही वह उठती एक बार फिर वह अरमान के ऊपर गिर पड़ती, क्योंकि बाथरूम की टाइल्स फिसल रही थी। अब अरमान आस्था की इस तरह से कोशिश करता हुआ देखकर काफी हद तक मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल वह उठा और उसने आस्था को भी सीधा खड़ा किया। और वैसे भी जब से अरमान ने आस्था को जबरदस्ती फोर्सफुली किस किया था, तब से उसे अरमान से दहशत हो रही थी, क्योंकि उसके कानों में बार बार वही बातें गूंज रही थी जो अरमान कह रहा था कि वह पूरी तरह से उसकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो ये बात आस्था को काफी ज्यादा डरा गई थी और अब ऐसी सिचुएशन में बाथरूम पर होने पर उसे और भी डर लग रहा था। तो इसलिए आस्था अब धीरे से वहां से निकलने लगी थी, लेकिन अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दिया था और दरवाजे के सामने हाथ रखकर खड़ा हो गया था।
आस्था अरमान की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन अरमान की भरपूर नजरें उस वक्त आस्था पर थी। तब अरमान उसके होंठों की ओर झुकते हुए बोला, कमाल है तुम्हारी स्किन पर, जल्दी ही निशान आ जाते हैं और जल्दी ही गायब भी हो जाते हैं। कल तो इतना ज्यादा तुम्हारे होंठों से खून निकल रहा था, लेकिन अब तो तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि आस्था ने अच्छे से मेकअप से कवर कर दिया था, जिसकी वजह से आस्था की होंठ काटने के निशान, उसकी सूजन काफी हद तक कम दिखाई दे रहे थे। तो आज अरमान को यही लगा कि आस्था की वह चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तब आस्था बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अभी भी बहुत चोट लगी हुई है और कोई हमारी चोट ना देखे, इसलिए हमने मेकअप से उसे कवर करने की कोशिश की है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। आस्था की जो बात मन में थी वह आज उसने अरमान के सामने बोल दी थी, और अरमान आस्था का अपने सामने बोलना एंजॉय कर रहा था, क्योंकि आस्था अरमान के सामने बहुत कम बोला करती थी और जब बोलती थी तो कितने ही देर में चुप होती थी। तब आस्था बोली, देखिए हम आपसे अभी भी कह देते हैं, हम आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, आपको जरूर कुछ न कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं, और वैसे भी दादाजी ने हमें बोला है कि जब एक बार आप ठीक हो जाएंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान का गुस्सा बढ़ चुका था। वह डेंजरस टोन में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अरमान सिंघानिया को उसके बिना मर्जी के छोड़कर जाओगी, ये सोच भी कैसे लिया तुमने? मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया कि तुम बिना मेरी मर्जी के यहाँ से नहीं जा सकती हो। अरमान की इतनी डेंजर वाली बात सुनकर आस्था अंदर तक कांप गई थी और फिर उसने अपना सर नीचे करके जोरों से रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अरमान इरिटेट होकर बोला था, यह क्या तुमने रोना धोना शुरू कर दिया है अभी, और इसी वक्त शांत हो जाओ। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उठाकर टब में फेंक दूंगा। अरमान की बात सुनकर आस्था ने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था और आंसू भरी आंखों के साथ दोनों तरफ अपनी गर्दन में हिला दी थी, मानो कि वह कहना चाह रही हो कि अब हम और नहीं रोएंगे, प्लीज आप हमें बात टब में मत फेंकना। तब अरमान कुछ सोचते हुए आस्था से बोला, ये सब फालतू की बातें और ड्रामा बंद करो। जिस काम के लिए यहाँ बाथरूम में आए हो वह करो, फटाफट मुझे नहलाओ। अब आस्था मुंह बनाते हुए सोचने लगी, ये इंसान क्या एक हाथ से नहा नहीं सकता है जो ये जानबूझकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आस्था अब बचने के लिए अपनी आंखें गोल 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 घुमाने लगी थी और सोचने लगी कि कोई ना कोई आइडिया लगाना होगा और यहाँ से फटाफट निकलना होगा। तभी आस्था ने अरमान की ओर देखा था और बोली, वह जो वो आपका शव है ना, उसके पीछे हमने बड़ी सी छिपकली देखी है, प्लीज आप पहले उसे भगा दीजिए। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, अरमान उसकी ओर देखकर तिरछा सा मुस्कुराया था और अगले ही पल उसके पास जाकर बोला, ताकि मैं छिपकली देखने जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरत से फैल गई थी। वह सोचने लगी, इस राक्षस को हमारे मन की बात कैसे पता चली? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि ये कितना बड़ा पिशाच है, ये सारी मन की बातें भी जान लेता है। एपिसोड 85 अब आगे। अब आस्था एक बार फिर रोनी सी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई थी। उसे अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मुझे टाइम बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा कहकर वह बाथटब बैठ गया था और आस्था के हाथ में बॉडी वॉश थमा दिया था। अब आस्था ने कान्हा जी का नाम मन ही मन में लिया और सोचने लगी कि आस्था आज तो नहीं बच सकती है, फटाफट से इस पिशाच को गंगा स्नान करा और यहाँ से निकल ले। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही थोड़ा सा बॉडी वॉश लिया और अरमान की पीठ पर रब करने लगी थी। अब जैसे ही आस्था के कोमल मुलायम छोटे छोटे हाथों ने अरमान को छुआ, अरमान का शरीर पूरी तरह से आग की भट्टी के जैसा तपने लगा। उसका पूरा शरीर आस्था के छूने भर से काफी हद तक बेचैन हो उठा था। हालांकि अपनी बेचैनी उसने आस्था को देखने नहीं दी थी, लेकिन उस वक्त आस्था का खुद को टच करना, उसका छूना उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान कर गया था। हालांकि उसने ही आस्था को खुद से नहलाने के लिए कहा था,
वही आस्था अरमान की पीठ पर बॉडी वॉश लगाते हुए उसे रब करते हुए सोच रही थी। ऐसा लग रहा है कि हम किसी इंसान को नहीं, किसी बड़ी सी लोहे की दुकान को छू रहे हैं। कितना ठोस, कितना ज्यादा लोहे जैसा शरीर है इनका, पता नहीं कैसे इतना लोहे वाला शरीर कैसे किसी का हो सकता है। ये खाना कैसे खाते होंगे, कहीं ना कहीं आस्था की सुई तो अरमान के खाने पर अटकी हुई थी कि अरमान का खाना आखिरकार जाता कहाँ है, क्योंकि अरमान का पेट तो दिखाई नहीं देता, केवल उसके पेट की जगह कट से चॉकलेट शेप्स जैसे यही दिखाई देते हैं। और अरमान की कमर भी एकदम लोहे के समान कट पीस में थी, जो उसकी मस्कुलस बॉडी पर आस्था उस वक्त बॉडी वॉश लगा रही थी। उसे वक्त उन्हें छूते हुए वह बार बार ये भी चेक करके देख रही थी कि क्या ये असली ही है या फिर ये इंसान किसी लोहे की मशीन की तरह ये कोई रोबोट है जो कि लोहे से बना होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें उसे वक्त आस्था के दिमाग में चल रही थी। अरमान को छूते हुए उसे किसी तरह की कोई अलग तरह की फीलिंग नहीं आई थी, जो फीलिंग इस वक्त अरमान को आ रही थी। अरमान के शरीर का इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उस वक्त उसका शरीर पूरी तरह से आस्था को पाने के लिए बेताब हो उठा था। वही आस्था जब अरमान के डोले शोले चेक कर रही थी, उसके बाइसेप्स देख रही थी, तो बार बार टच करके उनके साथ खिलवाड़ सा कर रही थी। और वही अरमान बड़ी ही इंटरेस्ट और लस्ट भरी नजरों से उस वक्त आस्था को देख रहा था, क्योंकि आस्था का इतने करीब होना उसके अंदर तक आग लगा गया था। इस बात से अनजान आस्था अरमान का एक हाथ संभालकर उसे फटाफट से नहलाने में लगी थी, और जल्दी ही वह अरमान को नहला भी चुकी थी। वही अरमान अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए आस्था को देख रहा था। अरमान को नहलाने के बाद आस्था एक तरफ साइड में खड़ी हो गई थी और सर झुकाकर अरमान से बोली, हमने आपको नहला दिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं। ऐसा कहकर आस्था अब वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगी। जैसे ही आस्था जाने लगी तब अरमान अपने इस हसीन ख्वाब से बाहर आया। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वह एक अलग ही दुनिया में चला गया था। और अब जैसे ही उसे रियलिटी का आभास हुआ और आस्था जाने को हुई तो अचानक से उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया था। आस्था इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो तो वहां से अरमान को नहलाने के बाद निकलना चाहती थी, लेकिन अरमान ने तो उसे अपनी ओर खींच लिया था और आस्था पूरी की पूरी अरमान की बाहों में थी। अब अरमान के इतने करीब होने पर आस्था के पूरे जिस्म में गुदगुदी सी मच गई थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वह अरमान को छू रही थी, लेकिन उस वक्त उसने अरमान के शरीर को देखने के चक्कर में फीलिंग्स को इग्नोर किया था। लेकिन अब अरमान कितने करीब होने पर उसे एक अलग ही तरह की फीलिंग आने लगी थी और अरमान ने एक हाथ से आस्था की कमर को कसकर पकड़ हुआ था। आस्था थोड़ा सा घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको नहला तो दिया है, अब क्या रह गया है? अभी भी कुछ रह गया है क्या? ऐसा कहकर आस्था रोनी सी शक्ल बनाकर अरमान की ओर देखने लगी। वही अरमान बोला, हाँ आपने मुझे नहला दिया है, लेकिन आपके नहलाने से मेरी क्या हालत हो गई है, क्या वह देखना नहीं चाहेंगी? अब जैसे ही अरमान ने इस तरह से कहा, आस्था ना समझी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो आपकी पट्टी तक नहीं भीगना दिए, देखिए बिल्कुल सही सलामत है। फिर हमने क्या किया? आपका क्या नुकसान हुआ हमारी वजह से? अब आस्था की ये ना समझी वाली बातें सुनकर अरमान मन ही मन में झल्ला उठा और सोचने लगा, क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या केवल मासूम होने का दिखावा करती है? और जब मुझे पता ही है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसों के चक्कर में आई है और जरूर दादाजी ने इसे ढेर सारे पैसे देने का ऑफर किया होगा, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए सोच रही होगी। लेकिन अरमान सिंघानिया की जिंदगी में कोई आकर उसके साथ खिलवाड़ करे तो अरमान सिंघानिया उसे इस तरह से जाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं देगा। मैसेज आस्था अरमान सिंघानिया। वेल, अब आस्था की धड़कन जो किसी वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अरमान उसकी एक एक धड़कने को गिन कर रहा था और फिर आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? इतना क्यों डर रही हो? यही तो तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं, ताकि तुम मुझे सेड्यूस करके फिर मुझसे ढेर सारा पैसा निकलवा सको और फिर यहाँ मेरी जिंदगी से जा सको। ऐसा कहते हुए अरमान ने अपने उल्टे हाथ की उंगलियां आस्था के गालों पर फेरनी शुरू कर दी थी। अब आस्था
अरमान की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, ये हमें आपके पास आने का कोई शौक नहीं है। हम ये बात आपको कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं? और पैसों का हम क्या करेंगे? क्या जरूरत है हमें पैसों की? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है हम यहाँ आपसे पैसे मांगने आए हैं? अब जैसे ही आस्था ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बातें की, अरमान का तो दिमाग खराब हो चुका था। अरमान उसके बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था और फिर अचानक से उसने आस्था को पलटकर अपने नीचे कर लिया था और फिर उसके ऊपर आ गया था। आस्था सिचुएशन में खड़ी होकर वह अरमान से आर्गुमेंट कर रही थी। अचानक क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। आस्था को जब अपनी सिचुएशन समझ में आ गई तब तो आस्था के गाल शर्म के मारे लाल हो चुके थे। अरमान का लोहे जैसा शरीर उस वक्त बिल्कुल उसके ठीक ऊपर था। आस्था को बड़ी ही शर्म आ रही थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और आंखें बंद किए किए बोली, मिस्टर राक्षस जी, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज। अब आस्था को जैसे ही इस बात का रियलाइज हुआ कि डर के मारे उसने अरमान को उसी के मुंह पर फिर से राक्षस कह दिया, तब वो मन में खुद को कोसते हुए बोली, क्या कान्हा जी, आज आपने हमें मरवाने का पूरा ही प्लान बना कर रखा है? अरे हमने आपसे बोला तो है, ठीक होते ही हम अपनी परिक्रमा भी कंप्लीट कर दूंगी, प्लीज क्या कान्हा जी, हमें सिचुएशन से निकाल दीजिए। फिर आस्था अरमान के सामने जल्दी से अपने आप को करेक्ट करते हुए बोली, वो हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है और हम बस अभी यहाँ से जाना चाहते हैं। अब आस्था के इस तरह की उटपटांग की बातें सुनकर अरमान उसकी ओर देखता रहा और अचानक से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और आस्था के होठों को उसने बड़ी बड़ी ही शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया था, क्योंकि आस्था के इतने करीब आने के बाद उसके मेन हार्मोन्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे और उस वक्त वो आस्था को पाना चाहता था। अरमान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया था और उस वक्त वह आस्था पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। आस्था को तो सांस लेने तक का मौका भी नहीं मिला था। अरमान तो अब बड़ी बुरी तरह से न केवल आस्था को किस कर रहा था, बल्कि वह उसे किस करते हुए इतना ज्यादा वाइल्ड हो चुका था कि उसने कितने सारे बाइट्स आस्था के लिप्स पर दे दिए थे। आस्था तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट और नाजुक सी थी कि अरमान इस तरह से किस करने पर वह चीख पड़ी थी, लेकिन उसकी चीख सुनने में अरमान को और भी मजा आ रहा था। अचानक से उसके होठों को छोड़कर वह उसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर टूट पड़ा था और उससे चूमने लगा। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी न। उसका दिमाग पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया कि वह अरमान सिंघानिया को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि अरमान तो उस वक्त बड़ी ही इंटेंस नजरों से आस्था को देख रहा था और आज से पूरी तरह से पाना चाहता था। वैसे भी अरमान सिंघानिया ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के साथ फिजिकल मूवमेंट शेयर नहीं किए थे, लेकिन आस्था को अपने करीब देखने के बाद अब वह अपने होश खो बैठा था। इस चक्कर में उसने आस्था ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उस कुर्ती को फाड़ दिया था। आस्था बिल्कुल कम कपड़ों में उसके सामने थी। अरमान आस्था के खूबसूरत जिस्म को देखने के बाद पूरी तरह से मचल उठा था और अब वह बिना देरी किए आस्था के साथ इंटीमेट होना चाहता था। अब आस्था इस तरह से अपने साथ जाती होते हुए देखकर जोरों से रोने लगी थी। वह बार बार अरमान से अपने आप से दूर होने के लिए कह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अरमान को तो उस वक्त आस्था को पूरी तरह से पाना था। वह उसकी चीखों को, हर चीज को इग्नोर कर रहा था। तभी अचानक आस्था के हाथ में अरमान के बालों पर आ गए थे। आस्था ने जोरों से अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान के बालों को पकड़कर खींचा। एक पल को अरमान रुका और जैसे ही उसकी नजर आस्था के चेहरे पर गई और साथ ही साथ उसने अपने आप को देखा और आस्था के जिस्म को देखा तो वह पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वह आस्था के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन आस्था को खुद करीब से देखने के बाद और उसके होठों को किस करने के बाद वह पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। इसीलिए उसने आस्था को इस तरह से किस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से आस्था को दुख देता,
या आस्था पर हावी हो जाता। आस्था ने तुरंत उसके बालों को पकड़कर कसकर खींचा लिया था। तब जाकर अरमान हटा था। अब आस्था का ध्यान अपनी फटी हुई कुर्ती की ओर गया। आस्था ने तुरंत वह कुर्ती जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा ली थी और फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। वही अरमान ने एक पल आस्था की ओर देखा और जल्दी ही वह बाथरूम से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे वक्त उसके लिए वहां खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अरमान बाथरूम से निकलकर फटाफट से अपने कपड़े चेंज करता हुआ सीधा स्टडी रूम में चला गया था, जहां पर देव ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि देव उसके ऑफिस का सारा काम वहीं से संभाल रहा था। लेकिन अरमान के इस तरह से अचानक आ जाने पर देव पूरी तरह से हैरान हो चुका था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।